हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कैट की फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करेंगे। 1 अगस्त से कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली थी एंड टुडे इज 1 अगस्त, जहां पे आपका कैट की जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है सो दैट आप कोई भी मिस्टेक ना करो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए होंगी सो दैट अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसको अरेंज कर लो एंड आप इजिली फॉर्म फिल कर पाओ विदाउट एनी ट्रबल। तो हर एक पॉइंट का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक चीज का आप ये ध्यान रखिएगा, इन केस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कैट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, ऑलरेडी शायद वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट हो या फिर वो एज अ फर्स्ट टाइमर जस्ट स्टार्ट करने वाला है, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस अगर नहीं मिल पा रहा कि कैसे स्टार्ट किया जाए और आप एक कोर्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, तो ईजी में हम लोग एक न्यू बैच जो है वो शुरू कर रहे हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हो उसमें तो मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा सो दैट आप ज्वाइन कर पाओ। इस टाइम पे प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेडिकेशन, कि आप अब से लेकर कैट तक एक दिन भी ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं ना थोड़ा सा ढीला पड़ गया किसी दिन पे, आपके पास स्कोप ही नहीं है क्योंकि टाइम अवेलेबिलिटी कम है। तो उस टाइम अवेलेबिलिटी में लिमिटेड होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर प्रिपेयर करना पड़ेगा सो दैट आप इसी ईयर कुछ अच्छा जो है वो अचीव कर पाओ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जो इस टाइम से स्टार्ट कर कर भी 99+ परसेंटाइल्स की रेंज में पहुंच जाते हैं ना। बात यह है कि आप कितना डेडिकेटेड हो। ठीक है, तो इन केस यू वांट टू एनरोल, मैं डिटेल्स दूंगा, नंबर अवेलेबल करा दूंगा, सो यू कैन कॉल एज वेल एंड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप क्लियर कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर कैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो जो जो डिटेल्स आपको चाहिए होंगी, पर्सनल डिटेल्स में आपका फुल नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट में जो अवेलेबल होगा, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा, जेंडर एंड कैटेगरी आपको पता होना चाहिए एंड जो भी कैटेगरी आप इस टाइम पे सिलेक्ट करोगे, लेट इट बी आप जनरल हो तो कोई आपको सर्टिफिकेट शो नहीं करना है। आप एनसी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से आ रहे हो, पीडब्ल्यूडी से आ रहे हो या ईडब्ल्यूएस से आ रहे हो, तो यू शुड हैव द सर्टिफिकेट्स एज वेल एंड जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो वैलिड होने चाहिए उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। अगर वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है तो आपको वो अप्लाई कर लेना है सो दैट बाय द टाइम जब आप इंटरव्यूज में पहुंचो तो तब आपके पास में एक नया वैलिड सेंट्रली अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी स्टेट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है बट लेटर ऑन इंटरव्यू के स्टेज में आपसे सेंट्रल का डिमांड किया जाएगा, तो इनकेस आपके पास अभी नहीं है तो अप्लाई कर लीजिए। अगर वो आपका वैलिड नहीं है, पुराना जो आपके पास में सर्टिफिकेट था, तो उसको जो है वो अवेलेबल करा लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेशनैलिटी आप कैट का फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो इंडियन आपका इंडिया जो है वहां पर शो हो जाएगा एंड आप प्रोसीड कर पाओगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एकेडमिक डिटेल्स, 10th 12th ग्रेजुएशन के परसेंटेजेस चाहिए होंगे। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो यू शुड हैव द डिटेल्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल। उनके मार्क्स परसेंटेज बोर्ड यूनिवर्सिटी पहले से कैलकुलेट करके रख लो, क्योंकि अगर आप कैट का फॉर्म फिल करने बैठे हो एंड उस टाइम पे आप कैलकुलेट कर रहे हो कि कितना आपका परसेंटेज है, एग्जैक्ट मार्क्स और एग्जैक्ट टोटल मार्क्स कितना है, तो वो टाइम आउट हो जाएगा एंड आपकी डिटेल सेव नहीं हो पाएंगी। फिर आपको दोबारा से वो पूरा का पूरा पेज फिल करना पड़ेगा, दैट विल बी टाइम टेकिंग टास्क। तो वो हमें नहीं करना है, पहले से आप कैलकुलेट करके रखिए 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। अब बात आती है कि यार क्या मेरे सारे एग्जाम्स के स्कोर काउंट होंगे या टॉप 5 मुझे लेना है या टॉप 4 लेना है। देखिए, 10th की और 12th की अगर बात करें, जो जो सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट में लिस्टेड है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो काउंट होंगे, प्रोवाइडेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। अगर तो आपको मार्क्स मिले हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल कि 6 सब्जेक्ट्स हैं, पहले में 90, सेकंड में 90, थर्ड में 90, फोर्थ में 90, 5 में 90, 6 में 90, सब में आपको 100 में से 90 मार्क्स जो है मिले हैं, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट टोटल सम विल बी इक्वल टू 90 into 6 540 डिवाइडेड बाय 600, आपका 90% जो बन जाएगा एंड यू विल बी एबल टू प्रोसीड। अब बात यह आती है कि मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट ऐसा था जो कि ऑप्शनल था एंड आपने वो सब्जेक्ट में अपीयर ही नहीं करा, आप एब्सेंट थे वो, तो अगर आप उस सब्जेक्ट पे एब्सेंट थे तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने में वो वाला सब्जेक्ट ऐड नहीं होगा एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स भी ऐड करते हुए वो मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अगर एब्सेंट थे तो वो मार्क्स ना तो ऑब्टेन्ड मार्क्स में ना टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होंगे। अगर आप उसमें अवेलेबल थे, चाहे वो ऑप्शनल है बट आप प्रेजेंट थे और आपने वो पेपर अटेम्प्ट कराया, तो उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स दोनों के दोनों काउंट होंगे। आप टॉप 5 टॉप 4, भाई मेरे परसेंटेजेस कम हो जा रहे हैं, देन आप कुछ नहीं कर सकते हो। कैट ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऑल सब्जेक्ट्स जो भी आपके मार्कशीट पे मेंशन्ड है, इन केस आपको 6 सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिले हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर ग्रेडिंग मिला है, ग्रेड्स मिले हैं, A+ ग्रेड, A B+ ग्रेड, ऐसा ग्रेड मिला है, तो उसका कोई मार्किंग स्कीम नहीं होता, तो आप वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपको उनको इग्नोर करना है, वो काउंट नहीं होंगे आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स को निकालने के लिए। आई होप सो आई मेड इट वेरी क्लियर। अब बात आती है सीबीएसई वालों की, जिनको जो है वो सीजीपीए में अपना जो स्कोर है वो मिलता है। तो भाई अगर आप 10th और 12th के सीजीपीए में आपको स्कोर मिल रहा है तो सिंपल सा पैटर्न है, अगर आप सीबीएसई का बात कर रहे हो तो टोटल आपका ग्रेडिंग मेंशन होता है। मान लीजिए 9.5 आपका ग्रेड मिला है, ठीक है, तो वो 9.5 जो होगा वो सीबीएसई अकॉर्डिंग टू टॉप 5 कंसीडर करता है। आपको टॉप 5 नहीं डालना, आपको सारे सब्जेक्ट्स का डालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है,
कि भाई जो भी सब्जेक्ट है, मान लो आपको 10 सीजीपीए मिला एक सब्जेक्ट में, तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे, सिमिलरली 95 मार्क्स बन जाएगा, 100 में से 95 मार्क्स हो गए। सिमिलरली दूसरे में 10 ग्रेड मिला है तो 95 हो जाएगा, थर्ड में 10, फिर 95, फोर्थ में 10, देन 95, देन जो जो मार्क्स मिले होंगे इंडिविजुअली हर मार्क का आप कैलकुलेट करोगे एंड आप आगे बढ़ जाओगे। आप टोटल पे वर्किंग नहीं करेंगे। रीजन, सीबीएसई जो टॉप 5 के अकॉर्डिंगली सीजीपीए निकालता है, तो आपको टॉप 5 नहीं, आपको टोटल निकालना है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका 5 सब्जेक्ट्स में आपने अपेयर किया है, एक में 10 सीजीपीए है तो वो 9.5 से मल्टीप्लाई होकर 95 बन जाएगा। एक में आपका 9 सीजीपीए है तो 9 इंटू 9.5 हो जाएगा, आपका मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 9 सीजीपीए है, मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात आती है ग्रेजुएशन की। अब ग्रेजुएशन का क्या है कि हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कॉलेज का अपना अलग सिस्टम हो सकता है। तो जो भी अगर आपको ग्रेड पॉइंट मिले हैं, तो ग्रेड पॉइंट्स को कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, वो कॉलेज ने प्रोवाइड किया होता है। तो अगर कॉलेज ने प्रोवाइड नहीं किया होगा तो कॉलेज में पता करिए कि भाई कन्वर्जन कैसे होगा, क्योंकि एट द एंड ऐसा हो सकता है कि जब आप इंटरव्यू स्टेज में जाओ तो आपको एक प्रूफ लेकर जाना पड़े कि भाई हमारा ये कन्वर्जन मेथड था एंड इसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने मार्क्स जो फिल करे हैं। अगर सिंपल है कि भाई इंटू 10 का मल्टीपल चलता है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नॉर्मली 10 इंटू 10 का मल्टीपल चलता है अगर ग्रेड्स मिला है। अब किसी का 4 पॉइंटर सिस्टम होता है किसी कॉलेज में, तो 4 पॉइंटर सिस्टम में क्या कन्वर्जन मेथड है वो उसी अकॉर्डिंग जो आगे प्रोसीड करना होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो अपने कॉलेज में जाकर अपने सीनियर से बात करिए या फिर एडमिन से बात करिए, सो दैट वो आपको बता पाए कि आपका कन्वर्जन फैक्टर क्या है कॉलेज का, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने मार्क्स में फिल करें। ग्रेजुएशन का सिंपल फंडा है, ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं टोटल, और टोटल मार्क्स जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे ऐड ऑन होकर आप परसेंटेज निकाल दोगे एंड वैल्यू जो वहां पर निकल आएगा। अब बात ये आता है कुछ लोगों का अभी तक फर्स्ट 2 ईयर्स का रिजल्ट आया है, कुछ का फर्स्ट 3 ईयर्स का रिजल्ट आया, डिपेंडिंग अपॉन उनका 4 साल का डिग्री है या 3 साल का डिग्री है। तो जितना रिजल्ट उनके पास में अवेलेबल होगा उतना रिजल्ट वो वहां पर डाल देंगे। आई होप सो दैट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और स्पेशल केस आता है, मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, आप पास नहीं हो पाए, तो आपको एज पर द मार्क्स जो भी आपको फेल्ड सब्जेक्ट, मान लो आपने 10 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 100, आप फेल हो चुके हो, तो आपको 10 मार्क्स की तरह ही कैलकुलेट कराकर अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स डालने होंगे। बाय द टाइम जब आप इंटरव्यू स्टेज में जाओगे तब तक आप दिसंबर में दोबारा एग्जाम होंगे तब आप अपेयर करोगे एंड आप उसको क्लियर कर लोगे। तो अगर अपडेटेड मार्क्स होंगे आपके पास उस टाइम पे तो आप वो डाल दोगे, अदरवाइज बाय द टाइम जब आप एमबीए कॉलेज ज्वाइन करते हो तब तक आपका वो एग्जाम क्लियर हो चुका होना चाहिए। अगर उस टाइम पे भी आप फेल्ड हो किसी एक एग्जाम में तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रेजुएशन अभी ओवर ही नहीं हुआ है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आई होप सो दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सारी की सारी बातें बता दी। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आपको फिर भी बच जाता है तो कॉलेज में एक बार बात कर लेना, वो कैसे कन्वर्जन करना है वो बता देंगे। अगर मार्क्स मिले हैं फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर आपको सोचने का कुछ टेंशन वाला बात नहीं है। अब आती है वर्क एक्सपीरियंस। भाई कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, ड्यूरेशन ये अपने पास में नोट डाउन करके रखिए सो दैट फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपका प्रॉब्लम ना हो। अब किसी के पास ये का आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस होता है तो वो एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं किया जाता कैट में। अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप है, पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस है तो वो काउंट नहीं किया जाता। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अभी ग्रेजुएशन ओवर नहीं हुआ उसके पहले का है, पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर रहे थे, शायद फुल टाइम भी कर रहे हो, तो वो भी वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। जब आपका ग्रेजुएशन ओवर होता है, ग्रेजुएशन के आपके एग्जाम्स हो गए, उसके बाद में आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो तब से लेकर अब तक का एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होगा। ठीक है, देन उसके बाद में आप पासपोर्ट साइज फोटो अपना रखिए, रिसेंट होना चाहिए, क्लियर एज पर कैट गाइडलाइंस। कैट की गाइडलाइंस क्या है कि भाई बैकग्राउंड वाइट हो या वाइट ही रखिए, क्यों अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करना। रेड, कई लोग रेड कलर में रखते हैं, कई ब्लू कलर में रखते हैं, कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल एक रिसेंट सा फोटो खिंचवा लो जिसमें आप समझ में आओ आप ही हो, कोई और नहीं है। ठीक है, कई लोग 5-6 साल पुरानी फोटो, शक्ल ही पहचान में नहीं आ रही है, एग्जाम सेंटर में जाकर परेशानी होती है उनको, कोई सेंस नहीं बनता। रिसेंट फोटोग्राफ 6 महीना 1 साल तक चलेगा कि आपका फेस जो है वो पहचान में आए। ठीक है, तो वाइट बैकग्राउंड रहे, एक फॉर्मल सा फोटो जो है वो क्लिक करा लो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सिग्नेचर का भी एक स्कैंड अपना रखिए, वो स्कैंड कॉपी जो है वो आप बेसिकली अपना एक वाइट पेपर पे फोटो क्लिक करके कैमरा फोन से क्लिक करके अपने आप को जो है वो ईमेल करके रख सकते हो। अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं हो, आपको ये डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, तो आप घर के आसपास कोई कंप्यूटर कैफे होगा तो वहां पर जाकर भी ये काम कर सकते हो। अदरवाइज कोई फोटो स्टैट वाला रहेगा वो भी काम कर देगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में अभी अगर अवेलेबल होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अवेलेबल नहीं है तो अप्लाई करके रखिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे अब चाहिए होगा, इस टाइम पे उसका जो है वो रोल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वो कुछ अपलोड करने के लिए कहता भी है तो आपके पास में अगर कोई पुराना होगा तो वो आप अभी इस टाइम पे अपलोड कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन काम इसका आता है इंटरव्यू स्टेज में, जब आपके पास में ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड सेंट्रली अप्रूव्ड और जो एक्सपायर्ड ना हो चुका हो वो वैलिड होना चाहिए, उस टाइम पे वो अवेलेबल होगा तो ही आपका काम चलेगा। अगर आपका पीडब्ल्यूडी है तो अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए तो आपके पास में उसके लिए सर्टिफिकेट जो होने चाहिए। नाउ प्रेफर्ड आईएम इंटरव्यू सिटीज, वो आपको जो है वो प्रेफर्ड आईएम इंटरव्यू सिटीज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, वो आप सेलेक्ट करोगे वहां पर।
इससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आता है कैट की एग्जाम सिटीज, तो भाई कैट की एग्जाम सिटीज पे चलो इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप आज फॉर्म फिल कर रहे हो या आप 30 अगस्त को फॉर्म फिल करो या आप 10 सितंबर को फॉर्म फिल करो, ये हवा हवा में चलाई हुई बातें हैं कि अगर आप पहले फॉर्म फिल करोगे तो आपको घर के एकदम पास में स्लॉट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग जो है वो बिल्कुल एंड में फिल कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग एंड में फिल कर रहे होते हैं, उनके घर के 2-4 मिनट की दूरी पे उनको मिल जाता है सेंटर, एंड कई बार नहीं मिलता। तो इट डजेंट मैटर आप पहले दिन पे फिल कर रहे हो, लास्ट दिन पे फिल कर रहे हो, मे बी किसी को स्लॉट 1 मिले, किसी को स्लॉट 2 मिले, किसी को स्लॉट 3 मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कब फिल कर रहे हो। वो रेंडमली पिक होगा, जिसको जो स्लॉट मिलना होगा वो अपने आप मिलेगा। आपका आज फिल करना या कल फिल करना या उसके बाद फिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब कैट की एग्जाम सिटीज आपको 6 चॉइसेस पिक करना है। वैसा मत करना कि पहली गोवा, सेकंड जो है शिमला जा रहे हैं, थर्ड में गैंगटॉक जा रहे हैं, कहीं और घूमने का प्लान बनाया हुआ वर्ल्ड टूर का, वो मत करिएगा। वैसा जगह रखिए कि अगर बाय चांस कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मैं वहां पर आराम से पहुंच पाऊं, उस अकॉर्डिंग अपना प्रायोरिटी लिस्ट दीजिएगा। ये नहीं कि चलो घूमने निकल जाएंगे। तो एग्जाम जितना सेंटर दूर रखोगे उतना ऑब्वियसली वहां पर पहुंचना भी एक टास्क होगा, टायरिंग होगा काम वो, और एग्जाम के टाइम पे आप टायर नहीं होना चाहते हो। बाकी अगर आप सीरियस हो तो ऑब्वियसली आप घर के पास ही फिल करना चाहोगे। बाकी आप सीरियस नहीं, आप मस्ती के मूड में हो तो ठीक है, फिर तो आप कहीं पर भी फिल कर सकते हो, डजंट मैटर। अब आपका वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर होना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मल्टीपल टाइम्स फॉर्म फिल करना पड़ता है। आपको जो ईमेल आईडी होगा ना, मान लो किसी का नाम है विकी, coolwiki@gmail.com, फिर उसके कूल को भी KEWL लिखा होता है, कूल, उस टाइप का वो काम मत करना। फिर कोई आता है कोई प्यार में डूबा हुआ आशिक लवर राजन @समथिंग समथिंग, तो ऐसी वाली ईमेल आईडीज मत रखना, क्योंकि यही ईमेल आईडी आपके फॉर्म में जाएगा। एंड इंटरव्यू स्टेज में अगर कुछ अटपटा सा ईमेल आईडी होगा तो आप नजर में आ सकते हो। और नजर में आना कभी भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए यार, नेगेटिव तरह से अगर आप नजर में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पिन पॉइंट का शिकार बन जाते हो, वो मैं नहीं चाहता कि आप बनो। सिंपल एक ईमेल आईडी बनाइए, अगर आपका ऑलरेडी नहीं है प्राइमरी ईमेल आईडी तो एक नया बना लीजिए, और जो न्यू ईमेल आईडी बनाओगे उसको हर तरह से कनेक्ट कर लेना अपने न्यू फोन नंबर के साथ में, जो भी आपका अभी फोन नंबर आप यूज कर रहे हो उसमें अपने घर की डिटेल्स एंड ऑल दैट सब कुछ फिल कर लेना ईमेल आईडी में, सो दैट सस्पेक्टेड स्कैम के चक्कर में वो जीमेल जो है वो आपको ब्लॉक ना कर दे। एंड आप फॉर्म फिल कर दो, उसके बाद में जो डिटेल्स है वो ईमेल आईडी के अंदर है, एंड आप वो ईमेल आईडी को एक्सेस ही ना कर पाओ। ऐसा खतरनाक काम मत करना, बहुत सारे लोग लास्ट ईयर कर रहे थे, गलती होता है एंड देन बाद में वो परेशान होते हैं, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अब जो ओटीपी है वो आएगा तो वैसे ही नंबर यूज करना जो एक्टिव हो, जिसमें रिचार्ज कराया हो और वो चलता हो। ये नहीं कि उसमें ओटीपी नहीं आ रहा, डिटेल्स नहीं आ रही, बाद में परेशान हो, कोई फायदा नहीं है। आपका ईमेल आईडी एंड आपका फोन नंबर, ये तरीका है अपना जो आईडी और पासवर्ड होगा कैट का उसको रीसेट करने का, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। अगर बाई चांस आप खो जाता है आपसे तो आपको कुछ भी डिटेल्स नहीं होंगी। फिर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जो भी होना चाहिए वो रेडी आप रखना, उससे आप फॉर्म फिलिंग जो कर पाओगे। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए। एंड देन अगर रजिस्ट्रेशन गाइड के बारे में बात करें, सबसे पहले तो देखिए आप रजिस्ट्रेशन गाइड में जाओगे, आपके पास में सबसे पहले तो ये बोलता है जी यू कैन रजिस्टर फॉर कैट 2025 एट द ऑफिशियल कैट 2025 वेबसाइट, ये वाला, ठीक है। आप यहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करोगे, आपका ये वाला साइट जो है वो ओपन हो जाएगा, ऐसे ये वाला ओपन हो रहा है, आप चेक कर पा रहे होगे। इसमें वो रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड सो ऑन, नेम ऑफ द कैंडिडेट और डेट ऑफ बर्थ। अच्छा चलो ये फिल करने की बात कर रहे हैं, तो लेटेस्ट ब्राउजर होना चाहिए, क्रोम या फायरफॉक्स यूज कर सकते हो, लेटेस्ट हो सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्रोम में वैसे प्रॉब्लम आता नहीं है तो क्रोम आप यूज कर सकते हो। नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, कंट्री, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, जनरेट ओटीपी, तो आपका ओटीपी जनरेट होगा, आपका नंबर ऑथेंटिकेट होगा, डिक्लेरेशन आप दोगे आई एग्री, अपना कैप्चा यहाँ पर फिल करोगे, कंफर्म करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज को मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर चीज का आपको आइडिया लग जाए। यहाँ तक पहुंच गए, नेक्स्ट पार्ट में अच्छा यही बोला गया है कि भाई आपका रिसेंट कोई ना कोई होना चाहिए, आपने सारा कुछ फिल कर दिया। देन उसके बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट, दिस शुड बी सेम एज इट अपीयर्स ऑन 10th एसएससी सर्टिफिकेट, तो 10th में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा ना, वही नेम ऑफ द कैंडिडेट जो मेंशन होगा वही आपको यहाँ पर पिक करना है। अब किसी का सरनेम अलग होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी का नेम है नेहा, तो 10th में वो नेहा लिखा गया है, बट अदर जो आपके आईडी कार्ड्स होंगे वहां पर लिखा गया नेहा कुमारी या नेहा शर्मा या जो भी, तो उस केस में आपको जो 10th में लिखा गया दैट इज नेहा, तो आपको वो फिल करना होगा एंड अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करोगे। डेट ऑफ द बर्थ, यूज द कैलेंडर आइकन टू सिलेक्ट द करंट डेट, सिलेक्ट द करेक्ट डेट, जो भी आपका डेट होगा डेट ऑफ बर्थ का वो आपको पिक कर लेना है कैलेंडर यूज करके। ईमेल एड्रेस शुड बी वैलिड एंड यूनिक, यू विल रिसीव योर यूजर आईडी ऑन दिस ईमेल एड्रेस ओनली, ओवरसीज कैंडिडेट्स विल रिसीव बोथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन दिस ईमेल एड्रेस ओनली। तो ओवरसीज तो नहीं होगे, मेरा ऑडियंस ओवरसीज तो नहीं है,
तो ये वाले पॉइंट को मैं इग्नोर कर देता हूँ। देन इफ वी टॉक अबाउट मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओटीपी के बारे में बात करें, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। कैप्चा के बारे में, डिक्लेरेशन के बारे में, इसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपका रजिस्टर हो चुका है, एक बार रजिस्टर हो गया, एक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी से आप एक बार रजिस्टर कर सकते हो, वो हो जाता है। देन उसके बाद में आपका ये वाला पेज है, एक सेकेंड, आई एम कैट, आपका जो ये वाला पेज है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, तो आप ये वाला यूज करोगे एंड इसके थ्रू आप आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है। देन उसके बाद में और आगे बढ़ने का अगर हम ट्राई करें, और अब आप यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डालोगे, यू विल बी एबल टू प्रोसीड। अब आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो ऐसे ऐसे शो होने लग जाएंगी कि भाई आपने ये डिटेल्स जो है वो भरी हुई हैं। एंड देन इफ वी प्रोसीड फर्दर, अब आप गो टू एप्लीकेशन पे जाओगे, यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन में जो भी फर्दर डिटेल्स हैं आप यहाँ पर अपडेट कर पाओगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म इज कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग 6 सेक्शंस: पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम्स, टेस्ट सिटी एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो बारी बारी से चलते हैं, एक एक पार्ट के बारे में बात करते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपकी जो डिटेल्स हैं वो सब कुछ आप अपने आप से डाल लोगे, इसमें कुछ गलती करने वाला है नहीं। थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा, अगर बाय चांस गलती हो भी जाता है तो वो बाद में करेक्ट हो जाएगा, उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले से ही क्यों अननेसेसरी अपने लिए ट्रबल बढ़ाना है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के वो अपना फॉर्म फिलिंग करिएगा। कह रहा सिलेक्ट द कैटेगरी अंडर विच यू आर अप्लाइंग, इफ नॉट जनरल देन एंटर द एडिशनल डिटेल्स सच एज सर्टिफिकेट इशू डेट, तो आपके पास सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल होना चाहिए। सीरियल एंट्री, नंबर ऑफ कास्ट, ट्राइब, तो कोई भी जो आपका सर्टिफिकेट है उसके पीछे कोई ना कोई सीरियल नंबर मेंशन होगा, तो आपको वो सीरियल नंबर जो है डालना है। देन अपने पास में स्टेट, यूनियन, टेरिटरी ऑफ कास्ट ट्राइब नेम एंड जो भी डिटेल्स होंगी वो सारा का सारा वो आपको अपडेट करना होगा कैटेगरी डिटेल्स में, ठीक है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो न्यू अप्लाई कर दीजिए, जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है कैट की फॉर्म फिलिंग ओवर होने में, तब तक आपके पास अवेलेबल होगा एंड अकॉर्डिंगली आप फिल कर पाओगे। पर्सनल डिटेल्स आपने फिल कर दिया, सब कुछ आपने फिल कर दिया। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। फॉर डिटेल्स ऑफ द कास्ट ट्राइब नेम एप्लीकेबल टू यू, तो आपको ये वाला लिस्ट जो है ओपन करना है। मैं भी ये भी ओपन आपको करके दिखा दूं। एनसीओबीसी का जो डिटेल्स हैं, ये साइट लोड नहीं ले पा रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस साइट के अंदर में आपको जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं वो एग्जैक्ट लिंक जो है ना वो आपको ढूंढ के नीचे शेयर कर दूंगा, सो दैट आप यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर पाओ कास्ट रिलेटेड डिटेल्स। मैं वो एग्जैक्ट लिंक जो है ना वो फिगर आउट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप जो भी डिटेल्स हैं वो आप चेक कर पाओ, ठीक है। साइट नहीं, इसमें तो मैं नहीं फिगर आउट कर पा रहा, कोई नहीं, मैं वो ढूंढ के ना एग्जैक्ट लिंक कहाँ पे आपको क्या देखना है वो मैं डाल दूंगा। देन उसके बाद में कह रहा है यू मे ऑल्सो क्लिक द आइकन इन द फॉर्म टू ओपन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी वेबसाइट, ठीक है। एडिशनली स्कैन द पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, अपलोड योर ईडब्ल्यूएस, तो आपको इसका भी स्कैनिंग करके जो है वो अपलोड करना होगा। एंड सिलेक्ट यस इफ यू आर ए पर्सन विद पीडब्ल्यूडी, ठीक है। देन आप आगे आगे मूव करेंगे। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, जो जहाँ पर भी आप अभी करंटली वहाँ पर रह रहे हो वो आप डाल सकते हो, या फिर जहाँ पर आपका जो घर है, तो आपको पता है कि आपके लिए परमानेंट एड्रेस कौन सा होगा, कम्युनिकेशन कहाँ पर आपको जाए, तो वो आप फिल कर दोगे एंड अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करोगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने फादर का, मदर का, भाई का, जो भी मतलब या आपका ही अपना सेकंड फोन नंबर हो तो आप वो डाल सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में, एंड अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं। सिमिलरली डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा। अपलोड द स्कैन इमेज ऑफ योर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटो विद इन द डिमेंशंस ऑफ 1200 पिक्सल्स इनटू 1200 पिक्सल्स, तो इसमें जो है वो आपको चाहिए होगा। अगर आप इसको खुद से नहीं बना पाते हो, वैसे तो अपलोड हो जाता है नॉर्मली, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आप नहीं कर पाते हो तो आप कंप्यूटर कैफे में जाकर ये काम बड़े आसानी से करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बैकग्राउंड वाइट रखना है, याद रखना। स्कैन इमेज ऑफ योर सिग्नेचर विद इन द डायमेंशंस ऑफ 80 mm इंटू 35 mm, मतलब रेक्टेंगल की फॉर्म में वो लिखा जाएगा आपका जो सिग्नेचर होगा, एंड वो ऑटोमेटिकली उसका फोटो लेकर या स्कैन कराकर अपलोड कर दोगे। देन आप बाकी की सारी डिटेल्स देख सकते हो। वैलिड ईडब्ल्यूएस, एनसीओपीसी, एससी एसटी सर्टिफिकेट्स, स्कैन एज पीडीएफ डॉक्यूमेंट टू अपलोड हियर, अपलोड कर देना आपको यहाँ पर। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको ये सब नहीं करना है। देन आगे बढ़े अकेडमिक्स में, आपकी जो 10th 12th एंड बैचलर्स की जितनी मतलब अभी तक का अगर इतना रिजल्ट आया हो, मे बी ऐसा हो कि सेकंड ईयर का रिजल्ट थोड़ा डिलेट चल रहा हो, आपके पास अभी अवेलेबल ना हो, या थर्ड ईयर का डिलेट चल रहा हो, तो जितना अवेलेबल होगा उतना आप डाल देंगे एंड आगे प्रोसीड कर लोगे। देन आपके इसके अलावा ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। देन आप 10th का बोर्ड कौन सा था, ईयर ऑफ कंप्लीशन कौन सा था, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या थे, एग्रीगेट परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, आप बस अपना मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स डालना, वो फिगर आउट कर लेगा। सिमिलरली फॉर 12th, सिमिलरली फॉर ग्रेजुएशन, आप सब कुछ जो है ये डिटेल्स डाल देंगे, ठीक है।
अगर आपके पास मास्टर्स होगी तो आप मास्टर्स की डिटेल्स भी डाल सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो। सिमिलरली प्रोफेशनल डिग्री डिटेल्स, जिसमें आपका FI AI CA ICWA CMA CS एटसेट्रा, तो जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप वो यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको नो करना है एंड आप आगे बढ़ जाओगे। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस का। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस शुड नॉट बी एंटर्ड एंड विल नॉट बी काउंटेड एज वर्क एक्सपीरियंस, तो आप मेंशन मत करिएगा। अब बात आता है जी ब्रेक इन एक्सपीरियंस, ये काफी लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैं ये समझा देता हूँ, एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक, मतलब 11 मंथ्स नेट मैंने किसी इंडस्ट्री में वर्क किया। मान लेते हैं वो इंडस्ट्री मेरे पास में है, कुछ इंडस्ट्री मेरे पास में है, इंजीनियरिंग का कोई मेरे पास में इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में मैंने पूरा महीना काम नहीं किया। फिर उसके बाद में मैंने 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक काम किया। तो मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस जब मैं मेंशन करूंगा तो मेरा होगा कि भाई 1 जनवरी से लेकर 30 नवंबर तक का। देन ये वाला जो वर्क एक्सपीरियंस है मैं पूरा का पूरा कंबाइंड डाल दूंगा। कंबाइंड कैसे कि मेरे पास में, यार इन्होंने वो शो नहीं करा यार, वो पेज शो नहीं करा वर्क एक्सपीरियंस वाला। अदरवाइज क्या करना है कि आपको स्टार्ट वर्क एक्सपीरियंस डालना है 1 जनवरी 2024 का, 31 मार्च 2025 का एंडिंग एक्सपीरियंस। अगर दोनों ही एक्सपीरियंस मेरा ऑटोमोटिव में है तो मैं शुरू से लेकर एंड तक का एक्सपीरियंस डालूंगा, उसमें ब्रेक इन डाल दूंगा मैं 31 डेज का। बात समझ में आ गया, क्योंकि दोनों सेम इंडस्ट्री से थे। मान लो आपने एक काम करा IT में और एक काम आपने करा है जी टीचिंग में, तो IT का एक्सपीरियंस आपने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग डेट तक डाला, ब्रेकिंग एक्सपीरियंस 0। सिमिलरली दूसरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो अदर्स में आउट हो जाएगा, या फिर टीचिंग का अगर उन्होंने वो दिया होगा बॉक्स तो आप उसमें डाल दोगे एंड उसका स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आ जाएगा और आपका ब्रेक इन एक्सपीरियंस 0 आ जाएगा। अगर आप सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो उसमें ब्रेक इन हो सकता है, या फिर बीच में आपने लीव्स ले ली हो और आपने जो बीच में ऑर्गेनाइजेशन होल्ड पे डाल दिया हो या रोक दिया हो किसी भी रीजन से, एंड देन उसके बाद सेम इंडस्ट्री में आपने कंटिन्यू करा हो या सेम जॉब में कंटिन्यू करा हो तो ब्रेक इन एक्सपीरियंस में वो काउंट हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर। मैं फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने 5 महीना IT में काम किया, फिर 2 महीने गैप डालकर फिर से 5 महीना मैंने IT में काम करा, तो स्टार्टिंग डेट विल बी जो 5 महीने का स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, एंडिंग डेट विल बी जो 5 महीना एंड में खत्म हो रहा है वो, और बीच में 2 महीना का गैप था तो 2 मंथ्स का मेरा ब्रेक इन आ जाएगा एक्सपीरियंस के अंदर। ठीक है जी, अगर सेम इंडस्ट्री है तो। अगर अलग अलग इंडस्ट्री है तो दोनों का अलग अलग स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आप फिल कर दोगे। ठीक है, चलिए जी। देन उसके बाद में टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन डेज एज ऑन जुलाई 31 2025, तो तब तक का वर्क एक्सपीरियंस जो वो काउंट होगा। ना बात आती है प्रोग्राम्स की, तो भाई आपको इतना कुछ सोचना नहीं है, आप डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल करिए। अगर आपको पता है भाई मैं तो इसी कॉलेज में ही जाऊंगा, फिर वो बात अलग है, वो हार्डली 0.01% होंगे स्टूडेंट जिनके माइंड में बहुत क्लियर है कि मुझे यहीं पे जाना है। अदरवाइज आपको सिलेक्ट ऑल करना है। आपको ये नहीं सोचना यार मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, इसके लिए मुझे एलिजिबल नहीं हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। सिलेक्ट ऑल करिए, इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस पिक करिए, जो जो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए घर के आसपास रहेगा, जाना मुझे ट्रेवल करना ईजी होगा, वो फिल कर आप आगे प्रोसीड करिए। आगे प्रोसीड करके आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे एंड यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। टेस्ट सिटी आपको फिक्स करना है। 5 ऑप्शंस का आपको ऑप्शन दिया गया है, 5 है, 6 ऑप्शंस नहीं है, 5 है। तो सीरियल ऑर्डर में आप जो जो आप पिक करना चाहते हो आप पिक करोगे एंड आप आगे बढ़ोगे। सिमिलरली डिक्लेरेशन, तो आपका जो फॉर्म फीस है वो 2600 है अगर आप जनरल कैंडिडेट हो। अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपके पास में 1300 फीस रहेगा। जनरल EWS एंड NC OBC के लिए जो फीस है वो 2600 ही होगा। तो अकॉर्डिंगली आप फॉर्म जो फिल कर सकते हो। देन आपको फॉर्म फिल करना है, डिटेल डाल कर अपनी, एंड आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। कहानी आपका ओवर हो चुका है, बस इतना सा काम है आपके कैट की फॉर्म फिलिंग को लेकर। आई होप सो ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब बात आती है वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड कि यार मेरा ना जॉब है, मुझे जॉब में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। देखिए वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक पे स्लिप चाहिए होता है, जो भी आपको पेमेंट आ रहा है उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा आपके पास में, वो चाहिए होता है। एंड आपका ज्वाइनिंग लेटर चाहिए होता है कि जो जॉब आपने ज्वाइन करा वहां पर आपका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर लगेगा। अब अगर आप सेम जगह पर कंटिन्यू कर रहे हो जॉब, आपने जॉब छोड़ना नहीं है, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंटरव्यू स्टेज का काम है। अगर आपका जॉब तब तक कंटिन्यूड होगा तो जॉब रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे बाकी के वो आप दिखा दोगे एंड यू आर गुड टू गो, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहता। अब कुछ लोग आते हैं कि यार मेरा तो कैश में है, मुझे कैश में मिलता है, तो कुछ ना कुछ बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, अदरवाइज आपको सैलरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब सैलरी सर्टिफिकेट अगर आप दिखा रहे हो कैश में से आपने पेमेंट कराया है, तो फिर वो IIMS के ऊपर आ जाता है कि भाई वो उसको कैसे ट्रीट करना चाहते हैं। एज ऑफ नाउ लास्ट ईयर तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है और शायद इस ईयर भी प्रॉब्लम ना हो, बट आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो अगर आपके पास बैंक डिटेल्स होंगी तो आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ है वो वर्क एक्सपीरियंस शो करना। अगर बैंक डिटेल्स नहीं है तो वो काइंड ऑफ सेफ वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब आपको फिल कर देना चाहिए आइडियली, अगर इनकेस बाद में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं
तो वो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तरह आपको ट्रीट कर लेंगे। ऐसा लास्ट ईयर हुआ था। अब इस ईयर क्या होता है, आप फेक वर्क एक्सपीरियंस डालने से बचें। बाकी आपका अपना डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हैं उसके रिलेटेड, हमारा उसमें कोई सही नहीं है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको फॉर्म फिलिंग रिलेटेड क्लियर कर दिए। अगेन इन केस आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो रहा, आपको दिख रहा है, तो अपना समय बर्बादी ना करते हुए ईजी का पार्ट बनिए। ईजी फैमिली में आकर आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, इसका काइंड ऑफ एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि डेडिकेशन है ना, थोड़ा सा पता चलेगा कि भाई डेडिकेट होकर प्रिपेयर करवाना किसे कहते हैं, तो उसका आपको यहाँ पर 2-4 दिन में ही क्लैरिटी जो मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।